नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदुस्तान का विदेशी व्यापार नामक टॉपिक पढ़ेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उस पुस्तक में से यह पाठ आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो हिंदुस्तान का विदेशी व्यापार, जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये पुस्तक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखकर मैंने उसके प्रमुख पाठों को हाईलाइट करने का प्रयास किया है। उसी प्रयास का यह फल है कि आज आपके सामने यह वीडियो जा रहा है। तो हिंदुस्तान का विदेशी व्यापार, ईस्वी सन के पहले 1000 वर्षों में हिंदुस्तान का व्यापार बराबर खूब फैला हुआ था और हिंदुस्तानी व्यापारी बहुत सी विदेशी मंडियों पर कब्जा किए हुए थे। यह व्यापार पूर्वी समुद्र के देशों में तो खूब होता ही था, उधर यह मेडिटेरेनियन के देशों तक फैला हुआ था। मिर्च और मसाले हिंदुस्तान से या हिंदुस्तान होकर पश्चिम को जाते थे। यह अक्सर हिंदुस्तानी या चीनी जहाज़ों में जाते और यह कहा जाता है कि गौथ अलेरिक रोम से 3000 पाउंड मिर्च ले गया था। रोमन लेखकों ने यह शिकायत की है कि रोम से हिंदुस्तान और पूर्व के देशों में बहुत सी आमोद प्रमोद की चीज़ों के बदले में सोना बहकर जाता था। यह व्यापार ज़्यादातर क्या हिंदुस्तान में और क्या दूसरी जगह उन सामग्रियों के अदल बदल का होता था जो कि मुकामी तौर पर पाई जाती थीं। हिंदुस्तान की ज़मीन उपजाऊ थी और यहाँ कुछ चीज़ें बहुतायत से होती थीं जो कि दूसरी जगहों में नहीं होती थीं, और चूंकि उसके लिए समुद्र का रास्ता सुगम था, इस रास्ते से वह चीज़ें विदेशों में भेजता था। वह व्यापार का चीज़ें पूर्वी समुद्रियों से लाकर भी बाहर पहुंचाता था और इस तरह लदाई के व्यापार से भी फायदा उठाता था। लेकिन इसके अलावा भी उसे फायदे थे। बहुत पुराने ज़माने से वह कपड़ा तैयार करता रहा है, उस ज़माने से जबकि बहुत से दूसरे मुल्क इस धंधे को नहीं जानते थे। इसलिए यहाँ पर कपड़े का धंधा तरक्की कर गया था। हिंदुस्तानी बुना हुआ कपड़ा दूर दूर देशों में जाया करता था। बहुत शुरू के ज़माने से यह रेशमी कपड़ा भी बनता रहा है। बहुत शुरू से यहाँ रेशमी कपड़ा भी बनता रहा है, अगरचे शायद वह चीनी रेशम जैसा अच्छा न होता था जो कि ईसा से कब्ल की 4वीं सदी से ही यहाँ लाया जाता रहा है। हिंदुस्तानी रेशम के व्यवसाय ने यहाँ बाद में तरक्की की होगी, हालांकि यह जान पड़ता है कि यह बहुत खास तरक्की न रही होगी। कपड़े रंगने की कला में अलबत्ता खास तरक्की हुई जान पड़ती है और पक्के रंग तैयार करने के यहाँ खास तरीके निकलते थे। इनमें से एक नील का रंग था और इसे इंडिगो कहते हैं। यह ऐसा शब्द है जो कि यूनानियों ने इंडिया से बनाया था। शायद इस रंगाई के धंधे की जानकारी ने हिंदुस्तान के विदेशों से व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया। ईस्वी सन की शुरू की सदियों में रसायन शास्त्र हिंदुस्तान में और मुल्कों के मुकाबले में शायद ज़्यादा तरक्की कर चुका था। इसके बारे में मेरी जानकारी बहुत नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि इसके बारे में उनकी जानकारी बहुत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी रसायन शास्त्रियों और वैज्ञानिकों के प्रमुख सर पीसी राय ने, जिन्होंने कि हिंदुस्तानी वैज्ञानिकों की कई पीढ़ियों को तैयार किया है, एक किताब हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री लिखी है। उस जमाने में रसायन शास्त्र कीमियागरी और धातु शास्त्र से बहुत ताल्लुक़ रखता था। एक मशहूर हिंदुस्तानी रसायन और धातु शास्त्री नागार्जुन हुआ है और नामों की समानता की वजह से कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यही पहली सदी ईस्वी का बड़ा फिलसूफ था। लेकिन इस बात में बड़ा शुबहा है। कदीम हिंदुस्तानी लोहे का ताव देना जानते थे और हिंदुस्तानी फौलाद और लोहे की दूसरे मुल्कों में कद्र होती थी। फौलाद मतलब यह इस्पात।
खास तौर पर लड़ाई के कामों में बहुत सी और धातुओं की यहाँ लोगों को जानकारी थी और औषधि के लिए धातुओं के द्रव्य तैयार किए जाते थे। भट्टी से टपकाने और कंकड़ पत्थर फूंक कर चूना बनाने का काम लोगों को अच्छी तरह मालूम था। औषधि विज्ञान ने काफ़ी तरक्की कर ली थी। मध्य युग तक प्रयोगों में काफ़ी तरक्की होती रही, अगरचे यह प्रयोग ज़्यादातर पुरानी किताबों के आधार पर हुआ करते थे। शरीर रचना और शरीर विज्ञान का अध्ययन होता था और खून के प्रवाह की बातें हार्वे से बहुत पहले सुझाई जा चुकी थी। आकाश विद्या, जो कि सबसे पुराना विज्ञान है, विद्यापीठों के पाठ्यक्रम का एक नियमित अंग थी। अक्सर इसे फलित ज्योतिष से मिला जुला दिया जाता था। एक बहुत शुद्ध पंचांग तैयार किया जा चुका था और यह अब भी चलता है। यह सौर पंचांग है, जिसमें कि महीनों की गिनती चंद्रमा के हिसाब से होती है, जिसकी वजह से इसे समय समय पर ठीक करने की ज़रूरत पड़ती है। और जगहों की तरह यहाँ भी पुरोहितों या ब्राह्मणों के हाथों में यह पंचांग होता था और वह मौसम के त्योहारों को निश्चित करते और सूर्य ग्रहणों के ठीक ठीक वक्त बताते थे। यह मौके भी त्योहार जैसे ही हुआ करते थे। इस ज्ञान से फायदा उठाकर वह जनता में विश्वासों को उत्पन्न करते और उन्हें पूजा पाठ में लगाते, जैसा कि वह निश्चय ही अंधविश्वास समझते रहे होंगे, और इस तरह अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते थे। आकाश विद्या का ज्ञान अमली तौर पर उन लोगों के बड़े काम का होता जो समुद्री यात्रा पर निकलते, बल्कि कदीम हिंदुस्तानियों को आकाश ज्ञान की अपनी तरक्की पर गर्व रहा है। उन्होंने अरबी आकाश ज्ञान से परिचय कर लिया था, जो कि ज़्यादातर सिकंदरिया से लिया गया था। अरबी जो आकाश का ज्ञान था अरब में, उससे भी उनका परिचय था। यह बताना मुश्किल है कि यंत्रों ने कहाँ तक तरक्की की थी, लेकिन जहाज़ों का बनाना एक ऐसा व्यवसाय था जो कि खूब चलता था। और भी तरह तरह के यंत्रों के हवाले मिलते हैं, खास तौर पर लड़ाई में काम आने वाले यंत्रों के। कुछ उत्साही और विश्वासी हिंदुस्तानियों ने इससे तरह तरह के पेचीदा यंत्रों की कल्पना कर ली है। फिर भी यह मालूम पड़ता है कि औजारों के इस्तेमाल में और रसायन शास्त्र और धातु शास्त्र की जानकारी में हिंदुस्तान किसी भी मुल्क के मुकाबले में पिछड़ा हुआ न था। इससे व्यापार के मामले में उसे फ़ायदा पहुंचा और कई सदियों तक वह कई विदेशी मंडियों को अपने काबू में रख सका। शायद एक बात और उसके माफिक पड़ती थी, गुलाम मजदूरों का न होना। जबकि इस तरह की प्रथा यूनानियों की और दूसरी कदीम तहजीबों की तरक्की में हायल रह चुकी थी। वर्ण व्यवस्था में चाहे जैसी बुराइयां रही हों, सबसे नीचे तबके के लोगों के लिए भी गुलामी के मुकाबले में लाख दर्जे गनीमत थी। ये भारत, जो पश्चिम वाले जो कहते हैं कि गुलामी व्यवस्था, तो गुलामी व्यवस्था भारत में नहीं थी जनाब। यहाँ जो सबसे निचले तबके का जो वर्ण व्यवस्था में जो आदमी था, वह भी पश्चिम का गुलाम नहीं था। वह गुलामों से उसकी व्यवस्था अलग थी। उसे भी अगले तबके के लोग अपने घरों में जगह देते थे। हर एक जात के अंदर तो बराबरी और एक हद तक आज़ादी थी। हर एक जात अपने पेशे के आधार पर कायम हुई थी और अपने खास काम में लगती थी। इससे जिस काम में भी एक शख्स होता, उसे खास महारत हासिल हो जाती। जन्मजात जो पेशा अपनाने की प्रक्रिया थी, उसे कुशलता प्राप्त होती थी। ये नेहरू जी समझ रहे हैं और बिल्कुल सही बात है। ये हासिल हो जाती और हुनर के धंधों वालों को काम की विशेषता हासिल होती। ख़ानदानी पेशा पकड़ने में एक खासियत होती है। उसका प्लस पॉइंट है कि वो व्यक्ति ख़ानदानी तौर पर उस पेशे का विशेषज्ञ होता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे दोस्तों, थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।